हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 नवंबर 7, 8 और 9 नवंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाली पहली कंपनी किस देश की है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये स्वीडन देश की जो कंपनी है वो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली विश्व की पहली जो है कंपनी बन गई है। ये कंपनी का नाम है साब, SAAB। ठीक है। बाकी अभी जो स्वचालित मार्ग या ऑटोमेटिक रूट है उसके तहत रक्षा क्षेत्र में केवल 74% डायरेक्ट जो है वो एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति है। लेकिन उसके बाद केस टू केस बेसिस पे जो है इसमें जो है 100% तक मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। ये जो है वो मंजूरी के नियमों में 2015 में ढील दी गई थी। ठीक। और अब जो साब है ये नई पीढ़ी के कार्ल गुस्टाफ M4 सिस्टम, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा कंधे पर रख के जो रॉकेट लॉन्च करने वाले लॉन्चर्स होते हैं, कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट, उनके विनिर्माण के लिए एक नई कंपनी साब FFB इंडिया की स्थापना इसने की हुई है। ठीक है। और ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गए। अभी ये कार्ल गुस्टाफ M4 जो रॉकेट हैं, ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये भारत की डिफेंस द्वारा जो है यूज किया जाता है। ठीक है। अब इनका जब मेजर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होगा और ये नई पीढ़ी के हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? वर्ष 2023 का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। केरल राज्य का जो है केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन नाम है, केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, इसको ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है। जो इसकी कैटेगरी है, श्रेणी है जिसमें पुरस्कार मिला है वो है बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। ठीक है। और ये जो पुरस्कार मिला है केरल के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो भूमि से घिरा है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसका नाम है एस्वातिनी। ठीक है। तो ये केरल और एस्वातिनी जो है वो दो जगहों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय महिला जल के लिए जल महिलाओं के लिए अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा महिला जल के लिए जल महिलाओं के लिए ये अभियान इन्होंने 7 नवंबर को जल दिवाली मनाने के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान में क्या होगा, प्रमुख योजना जो है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अमृत मिशन, इसके तहत प्रगतिशील पहल की शुरुआत हुई है। इसके तहत जो है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनको 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगे। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनका ये लोग दौरा करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल करना। और नेचुरली भी जो है माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा अच्छे मैनेजरियल उनमें जो है कैपेबिलिटीज होती हैं, और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन जो है, ये योजना जो है सरकार चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपका एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि आयोजन जो है वो 20 से 28 नवंबर के बीच में होना है, और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये आयोजन गोवा में किया जाना है। इसकी घोषणा 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, ये इनके द्वारा जो है घोषणा की गई है। बाकी इस अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल सेक्शन जो है उसमें करीब 198 फिल्में होंगी। इसके अलावा बेस्ट वेब सीरीज OTT इस अवार्ड की भी शुरुआत इस साल से की गई है। मतलब बेस्ट OTT जो होगी इसकी, उसको भी इसका क्या है, एक अवार्ड इसमें दिया जाएगा। ठीक है। अभी तक नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको PDF के फॉर्म में भी संस्थान द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो
संस्थान के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। वहां डे टू डे बेसिस पे ये पीडीएफ अपडेट होती हैं और भी उस पर बहुत सारा कंटेंट होता है, लाइक डेली शॉर्ट्स होते हैं जीएस के, वो शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं, आप वो भी वहां से देख सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप, उसके लिए आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ये काफी चर्चा में रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और इसको लोग अगेंस्ट द गेम स्पिरिट, ठीक है, खेल की भावना के अगेंस्ट में इसको मान रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एंजेलो मैथ्यूज, कुशल मेंडिस, चरित असलंका, कुशल परेरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये एंजेला मैथ्यूज जो है श्रीलंकाई टीम के ऑलराउंडर हैं। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बने हुए हैं। ठीक है, ये जो टाइम आउट हुए हैं, ये मैच ये बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे ग्रुप मैच के दौरान। ठीक, बाकी ये आईसीसी जो वर्ल्ड कप 2023 है, उसकी खेल शर्तों के अनुसार एक विकेट गिरने के बाद जो नया बल्लेबाज आता है या रिटायर होने के बाद जो नया बल्लेबाज आएगा, उस बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर अपनी पहली गेंद का सामना करना है। मतलब 2 मिनट में बॉल फेंक ली जानी है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो उस बैटर को क्या कर दिया जाएगा, जो अगला बैटर है उसको टाइम आउट कर दिया जाएगा। तो एंजेला मैथ्यूज ऐसे आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। इनके हेलमेट की स्ट्रैप में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि ये टाइम पर नहीं आ पाए और जो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपील की और अंपायर ने नियमों के तहत इनको आउट घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 95वां सदस्य देश बन गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो अलायंस है ये इंडिया ने बनाया था, इंडिया की तरफ से प्रपोज हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें 95वां सदस्य के रूप में जो देश शामिल हुआ है उसका नाम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पोलैंड, जॉर्डन, चिली और अर्जेंटीना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। चिली जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95 सदस्य देश बन गया है। ये जो ISA है इसका जो स्थापना है ये भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का शुभारंभ किया गया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में, मतलब भारत में ही हरियाणा जिले के गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय है। और इस फ्रेमवर्क समझौते में जो है वो 116 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इसमें 95 देश जो है वो पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज इन्होंने जमा कर दिए हैं। तो 95 देश इसके सदस्य हैं, जबकि 116 देशों ने इस फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आगे ये संख्या और भी बढ़ती जाएगी और ये पहल भारत की तरफ से है और काफी सफल पहल इसको माना जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हीरालाल सामरिया, प्रवीण सूद और रवि सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये हीरालाल सामरिया जी जो हैं वो देश के जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा ये 3 नाम दिए हैं, ये भी इस वर्ष की बहुत महत्वपूर्ण जो है नियुक्तियां हैं। यदि आपको पता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और लोग वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा। ये नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, इनके द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त पद की इनको शपथ दिलाई गई है, हीरालाल सामरिया जी को। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ हमने डिटेल लिखी है। जो RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अनुसार केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग जो है होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, कोई राज्य नहीं बोल सकता है कि हम नहीं बनाएंगे। ये अधिनियम में लिखा है कि आपको बनाना होगा। और प्रत्येक आयोग में जो CIC हैं और IC हैं, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, इनको मिलाकर कुल 11 सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होगा, वैसे ही राज्य में जो है वो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा वो राज्य सूचना आयोग का प्रमुख होगा। ठीक, इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, 65 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष तक की उम्र में तक रह सकते हैं और वैसे अगर इनका कार्यकाल है तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है,
इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, और इनमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त रह चुका है तो वो दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है। परंतु हाँ, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति सूचना आयुक्त है तो उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। फिर उसमें एक टर्म की कंडीशन आएगी कि मान लीजिए उसका 3 साल सूचना आयुक्त का हो गया और 3 साल मुख्य सूचना आयुक्त का, तो ऐसा नहीं होगा। इनका दोनों का जो टेन्योर मिला के होगा वो केवल 5 ईयर्स का होगा। तो सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को मिलाकर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है, अथवा 65 वर्ष की आयु तक का, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, इस तक ये पद पर बने रहते हैं। बाकी नियुक्ति जो है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक कमेटी की सलाह पर। उस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग होते हैं। अब क्या है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन रही है जब लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा दल होगा, जो रूलिंग पार्टी है, कोएलिशन है, उसके बाद जो दूसरा दल होगा, अपोजिशन होगा, उसका उसका जो नेता होगा, सबसे बड़े दल का जो नेता होगा, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो 3 लोगों की ये कमेटी है। ठीक है, तो ये आपके सीआईसी के बारे में लगभग इसमें सारी डिटेल हो गई है। इंपॉर्टेंट कार्यकाल क्या होगा, उनकी नियुक्ति की कमेटी कैसी होती है, कितनी संख्या होती है, और इनके अभी नए नियुक्त कौन है। तो ये काइंड ऑफ आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में माल की ढुलाई के साथ भारत का पहला बंदरगाह बन गया। भारत का जो है वो टॉप मोस्ट जो कार्गो वाला जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो बन गया है। ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये मुंद्रा पोर्ट जो है वो कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। पहले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होता था, बट उसको ये ओवरटेक करते हुए जो है मुंद्रा पोर्ट जो है बन गया है। इसने अभी अपनी 25 वर्ष स्थापना के पूरे भी कर लिए हैं। ठीक है, अडानी समूह द्वारा ये संचालित किया जाता है, इसका संचालन अडानी समूह के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना, काउ सेंसस, ठीक है, कराने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गायों की जनगणना कराने वाली है। इस जनगणना की 3 श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी में पशुपालकों के पास जो पशु हैं, निराश्रित पशु हैं और सड़क पर छोड़ी गई गायों और काना उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। पहली श्रेणी में क्या होगा, पशुपालकों के पास निराश्रित पशु, दूसरे में सड़कों पर छोड़ी गई गायें और तीसरे में कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना है। इसके अलावा जो है इनकी जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है। ठीक है, पहले चरण में गायों की गिनती होगी, अगले चरण में सरकार गायों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी और लागू करेगी। ठीक है, 2 चरण होंगे। ठीक है, 3 श्रेणियों में की जानी है और चरण इसमें 2 होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक है, के अनुसार 2022 में टीबी से पीड़ित नए लोगों की संख्या रही। ऑप्शन है 5.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7.5 मिलियन और 8 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। वर्ष 2022 में टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, उससे पीड़ित नए मरीजों की संख्या करीब 7.5 मिलियन जो है वो रही है। और 2015 से 2022 के बीच टीबी के मामलों की संख्या में करीब 8.7% की कमी आई है। ठीक है, लाइक 2015 में अगर 100 मामले आते थे तो इस बार जो मामले हैं वो करीब जो है 91 मामले आए हुए हैं 2022 में। ठीक है, जो लक्ष्य है वो है दुनिया में 2025 तक 50% की कमी लानी है टीबी के मामलों में। लेकिन जो ये अभी संख्या जो आई है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हालांकि एक अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि कोविड व्यवधानों के बाद, जो 2 साल कोविड का पीरियड रहा है, उसके बाद 2022 में टीबी से पीड़ित और इलाज किए गए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो मतलब दोबारा से इस दिशा में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई है। तो ये एक अच्छी न्यूज है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारत और इटली के बीच में जो है इस तरह का
समझौता हुआ है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और जो इटली के विदेश मंत्री हैं एंटोनियो ताजानी, इन दोनों के बीच एक गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर प्रवासियों की संख्या की बात करें तो ब्रिटेन और नीदरलैंड के बाद यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा जो है प्रवासियों, भारतीय प्रवासियों की जो है आबादी है वो इटली में है और करीब 1,80,000 लोग इटली में प्रवासी के रूप में भारत के रह रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से हैं वो पहली पीढ़ी के आवासियों के रूप में अधिकांश कृषि, डेयरी फार्मिंग, चमड़ा उद्योग, निर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता तो प्रदान ही करती है, लेकिन कई लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना हो, तो उसके बारे में इनको जागरूक करना जो है इसका जो उद्देश्य है। और इस वर्ष का जो थीम रहा है, विषय रहा है, वो है सभी के लिए न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाना। जो मार्जिन पे है, एकदम मार्जिन पे एज पे हैं जो लोग, उनको क्या करना है, एम्पावर करना है। ठीक है, तो ये इसका टर्म है। बाकी आज क्वेश्चंस इतने ही हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक के थ्रू आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। तो आज इतना ही करंट अफेयर्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी साथ में ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में अपडेट मिलती रहे। बाकी अभी यूपी की परीक्षा आने वाली है, RO ARO, ठीक है, रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा आने वाली है। तो उसके लिए भी जो है संस्थान बहुत शीघ्र ही सामग्री जो है आपको अवेलेबल कराएगा, तो आप लगातार अपडेट्स देखते रहिएगा। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।